दोस्तों, ये कहानी पुरानी राजा रानी की कहानी से मेल खाती हुई है। उसमें कुछ रहस्य और रोमांच भरी कहानी है। उम्मीद है पसंद आएगी आपको। एक राजा और एक रानी थी। दोनों के एक ही संतान, एक ही कन्या थी। राजा का नाम कृपया निधान था, रानी रूपमती। पुत्री का नाम सुकन्या था। ऐसा नहीं है कि उनके पुत्र ना था, पर पुत्र सदाशिव शिकार करते हुए एक शेर का स्वयं शिकार हो गया था। आश्चर्य की बात यह है कि वो शेर इससे पहले उस जंगल में कभी देखा नहीं गया था, ना राजकुमार की मृत्यु के बाद कभी देखा गया। कहाँ से आया था, कहाँ लुप्त हो गया, कोई नहीं जानता। अब राजकुमारी सुकन्या ही बची थी, जिसके विवाह उपरांत पुत्र प्राप्ति पर उसे राज सौंपने की इच्छा महाराज कृपया निधान को था। विडंबना यही थी कि राजकुमारी इतनी सुंदर, सुशील और निपुण होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह की इच्छा करता, वह किसी न किसी विधि मारा जाता, या किसी दुर्घटनावश या किसी अज्ञात बीमारी से। अब तो राजकुमारों में दहशत हो गई थी सुकन्या के नाम की। राजा ने सोचा किसी भी नवयुवक से उसकी शादी करा दी जाए। इसके लिए उन्होंने मुनादी करवा दी कि जो भी नवयुवक राजकुमारी से शादी करेगा उसे राज्य का भावी राजा घोषित कर दिया जाएगा। परंतु फिर भी कोई लाभ न हुआ। माओ ने अपने पुत्रों को छिपा दिया। कौन अपने पुत्र को मौत के मुंह में ढकेलना चाहेगा। फलतः राजकुमारी की शादी भी असंभव सी प्रतीत होने लगी। एक नवयुवक जो विदेश से शिक्षा प्राप्त कर लौटा था, उसे ज्ञात हुआ। वो आगे आया और राजकुमारी सुकन्या से विवाह की इच्छा जाहिर की। उसका नाम सुगम प्रकाश था। राजा के सैनिकों ने उसका गुप्त तरीके से अपहरण कर गुप्त मार्ग से राजा के पास प्रस्तुत कर दिया। राजा बोले, नवयुवक, तुम राजकुमारी सुकन्या से विवाह के लिए अपने को सुयोग समझते हो? सुगम प्रकाश सर झुकाकर, जी महाराज। राजा बोले, क्या यह जानते हुए भी कि राजकुमारी से विवाह की इच्छा मात्र से कई नवयुवकों की मृत्यु हो गई? सुगम बोला, महाराज, मैं भी एक नवयुवक हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राजा बोले, बहुत दिलेर हो। सुगम बोला, जी नहीं महाराज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह क्या रहस्य है। राजा बोले, ठीक है, तुम्हें एक रात राजकुमारी के कक्ष में गुजारना होगा। यदि तुम जीवित रहे तभी विवाह की तैयारी की जाएगी, अन्यथा तुम्हारी मृत शरीर को जंगल में फेंकवा दिया जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि तुम कभी यहाँ आए थे। सुगम बोला, मुझे मंजूर है महाराज। राजा बोले, सैनिक अधिकारी से, ठीक है, इस युवक की देख रेख उच्च कोट की जाए और रात के दूसरे पहर में मेरी उपस्थिति में इसे राजकुमारी के कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रातः यदि यह सकुशल बाहर आता है तभी हम लोग शादी की तैयारियां करेंगे। इतना कहकर महाराज गुप्त मार्ग से वहां से प्रस्थान कर गए और सुगम प्रकाश को एक सुंदर कक्ष में उच्च सेवा सत्कार के साथ ठहरा दिया गया। रात्रि दूसरे पहर उच्च समय पर राजकुमारी कक्ष से दो अति सुंदरी सेविकाएं आई और युवक को सम्मान पूर्वक राजकुमारी के कक्ष में ले गई। राजकुमारी का कक्ष अत्यंत सुरुचिपूर्ण तरीके से सजा हुआ था। एक बड़ा सा कक्ष कीमती कालीन और विभिन्न झाड़ फानूस से सजा हुआ। एक हल्की सी सुगंध पूरे कक्ष को अपनी आगोश में लिए हुए राजकुमारी को देखे तो किसी तपस्वी का भी मन डोल जाए। ऐसी सुंदर शालीनता की प्रतिमूर्ति, सोते हुए भी उसके वस्त्र उसके शरीर को समेटे हुए, जैसे कि उन्हें भी आज्ञा पालन का निर्देश दिया गया हो। एक पल को देखता रह गया, तभी उसे कर्तव्य का बोध हुआ और वह सावधान हो गया। एक टक वह राजकुमारी को देखता रहा। तब पश्चात उसने राजकुमारी के कपड़ों में कुछ हलचल का आभास किया। दम साधे देखता रहा, तब पाया कि वह हाथ भर का एक सुंदर सुनहरा सांप है। बहुत फुर्ती से युवक ने उसे पकड़ लिया और एक डिब्बी में बंद कर दिया। दूसरे दिन एकदम सुबह राजकुमारी के कक्ष का दरवाजा खुलता है तो राज में खुशी का माहौल बन जाता है। सुगम जीवित बाहर आता है।
सुगम राजकुमारी के वस्त्र से शाप प्राप्त करने की बात किसी को नहीं बताता है। उसे अंदेशा होता है कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसे ये भी भय होता है कि कहीं लोग उसे ही गलत ना समझ ले, इसलिए वह इस बात को अपने तक ही सीमित रखता है और अवसर आने पर राजा के साथ ही चर्चा करने का मन बनाता है। राज में मुनादी करवा दी जाती है कि राजकुमारी सुकन्या का विवाह सुगम के साथ अमुक तिथि को संपन्न होने जा रहा है। सारे पड़ोसी राजा आमंत्रित किए जाते हैं। राजा के गढ़ मान लोगों की सूची बनती है जिन्हें विवाह में उपस्थित रहना था। गाजे बाजे वालों को बुलाया जाता है। महल भवन इत्यादि को सजाया जाता है। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी होती है। सुहाग रात के लिए सुगम और राजकुमारी सुकन्या को पुनः राजकुमारी के ही कक्ष में लाया जाता है। आज कक्ष सुहाग सेज के रूप में सजा हुआ है। संपूर्ण कक्ष ताजे फूलों से सजा है। सेज पर ताजे फूलों की पंखुड़ियों को बिखेरा हुआ है। राजकुमारी छुई मुई बन एक कोने में बैठ जाती है। सुगम को भी अपने साथ बैठने के लिए कहती है, लेकिन सुगम का उद्देश्य कुछ और है। उसे पूरा करना है। उसे पूर्ण विश्वास है कि आज भी कुछ घटित होने वाला है। थोड़ी देर के बाद सुगम एक बड़ा ही विषैले सांप को खिड़की के रास्ते प्रवेश करते देखता है। वह सावधान तो था ही, तुरंत आगे बढ़कर सांप को काबू में करता है और पकड़कर एक पिटारे में बंद कर देता है। अब तो वह राजा का जमाई है, अतः उसी समय राजा के समक्ष प्रस्तुत होने की आज्ञा चाहता है, जो तुरंत मंजूर कर लिया जाता है। वह सांप के पिटारे को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। राजा को बताता है कि उसके राज में उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है। राजा इस बात को गुप्त रखने की विनती करता है और आश्वासन देता है कि सुबह विशेषज्ञों से इस विषय पर चर्चा करेगा। सुगम के आश्वस्त होने की बात महल में फैला दी जाती है और सुगम को एक गुप्त स्थान पर विश्राम के लिए भेज दिया जाता है। सुबह सुगम महाराज के पास प्रस्तुत होता है। वहाँ प्रधान सेनापति, मुख्यमंत्री, कुछ गुप्तचर और एक विशेषज्ञ बैठे थे। सुगम के आते ही महाराज को छोड़ सभी उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। सुगम के लिए ये आश्चर्य की बात होती है, परंतु सभी को यह मालूम है कि सुगम ही उनका भविष्य का महाराज है। सुगम सबके सामने अपनी बात रखता है, साथ ही डिब्बी में से उस छोटे सुनहरे सांप को भी दिखलाता है। उस सांप को देखते ही विशेषज्ञ उठ खड़ा होते हैं। अरे, यह तो बहुत विषैला सांप है, ये कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? सुगम से पूछते हैं। सुगम उसे बताता है कि कैसे यह राजकुमारी के वस्त्रों से उसे प्राप्त हुआ था। विशेषज्ञ राजा की तरफ देखते हैं। महाराज, यह बहुत ही जहरीला सांप है, इसके कांटे का कोई इलाज नहीं। राजा बोले, परंतु ये सुगम जी बता रहे हैं कि यह राजकुमारी के वस्त्रों से प्राप्त हुआ, ये कैसे हो सकता है? फिर इसने राजकुमारी को क्यों नहीं डसा? विशेषज्ञ, महाराज, यह अभी मांत्रिक सांप है, यह कभी भी नमी वाली जगह में कई कई दिन तक रह सकता है। इसे राजकुमारी के गंध से और आप लोग यानी राजकुमारी के संदिग्ध रहने वालों की गंध से किसी न किसी तरह से परिचित कराया गया होगा। परिचित गंध वालों के बीच यह नहीं निकलेगा, न ही किसी को नुकसान पहुंचाएगा, पर जैसे ही कोई अपरिचित गंध इसे मिलेगा तो ये बाहर आएगा और उसी वक्त को डसेगा जिसका गंध इसके लिए अपरिचित होगा। यही वजह है कि जितने भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह हेतु आए उनको ये सांप डस लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज बोले, परंतु ये सांप रहता कहाँ था कि किसी को पता नहीं चलता था और आकर ठीक उसी व्यक्ति को डसता था जिसका गंध इसके लिए अपरिचित होता था। विशेषज्ञ बोले, महाराज, जैसा कि सुगम जी ने बताया ये राजकुमारी के वस्त्रों से प्राप्त हुआ, उसका सीधा मतलब है ये राजकुमारी जी के साथ ही रहता होगा, उनके शरीर के उस अंग में जहाँ इसे नमी के साथ प्राणवायु भी पर्याप्त मिलती होगी। महाराज एक क्षण के लिए कांप जाते हैं कि ये खतरनाक सांप उनकी पुत्री के शरीर में रह रहा था। विशेषज्ञ बोले, महाराज, ये समय विचारने का नहीं है, आपके राज के विरुद्ध कोई साजिश रच रहा है, उसे उचित दंड देने का समय है। सुगम बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।
राजा बोले, हाँ कहिए, क्या पूछना चाहते हैं? शुगम बोले, क्या राजकुमारी कहीं गई थी, ऐसी जगह जहाँ आप लोग साथ नहीं रहे हों, अपरिचित लोगों के साथ रहने के लिए? राजा बोले, अपरिचित तो नहीं थे, परिचित ही थे। आचार्य जी है, उनका आश्रम नगर की सीमा पर ही है। विवाह से पहले उसे व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा के लिए वहाँ गई थी, वो भी अपनी माँ के कहने से ही। इनकी भी माँ उन्हीं आचार्य जी के यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण की है। शुगम बोले, कितने दिन उनके आश्रम में रही? राजा बोले, पूरे 1 वर्ष। 1 वर्ष की ही ये शिक्षा है। शुगम बोले, महाराज मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। मुझे संदेह है कि वहाँ से कुछ रहस्य की बातें पता चल सकती हैं। मुझे वहाँ रहकर अध्ययन करना होगा कि राजकुमारी जी के साथ वहाँ क्या हुआ था। राजा बोले, ठीक है, मैं आचार्य जी से कहकर आपके ठहरने की व्यवस्था करवा देता हूँ। शुगम बोले, नहीं महाराज, नहीं, फिर तो मेरा प्रयोजन नहीं सिद्ध हो पाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और किस उद्देश्य से वहाँ हूँ। यहाँ भी मेरे सर्फ दंश का ही समाचार लोगों तक जाना चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ ऐसा नहीं, मुझे संदेह है कि आपके पुत्र के मृत्यु का भी रहस्य वहीं से मालूम चलेगा। महाराज प्रधान सेनापति से, सेनापति महोदय, इनके भेजने की व्यवस्था कीजिए और साथ ही इनकी सुरक्षा में सेना की एक टुकड़ी इनके आदेश की प्रतीक्षा में लगा दीजिए। राजा मुख्यमंत्री से, आपका काम होगा ये सुनिश्चित करना कि लोगों में इनके सर्फ दस की बात फैलाई जाए और ध्यान दें कि कौन इसमें रुचि ले रहा है, उस पर नज़र रखें और मुझे सूचित करें। शुगम बोले, महाराज अब मुझे आज्ञा दे, मुझे तैयारी भी करनी होगी और कुछ आवश्यक सामग्री भी साथ ले जानी होगी, उनका व्यवस्था करना है। राजा बोले, हाँ ठीक है, सभा भंग करते हैं और आप लोग अपने अपने काम में लग जाए। शुगम भेष बदलकर वन में बने उस आश्रम में आता है। उस आश्रम का चारों तरफ से निरीक्षण करने पर पाता है कि यहाँ रसायन शास्त्र और विषय पर शोध के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था है। आश्रम का अपना एक प्रयोगशाला है। जंगली जीवों पर शोध की भी व्यवस्था है। कई जंगली जानवर यहाँ की देख रेख में पल रहे हैं। वह एक रसायन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आचार्य से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। तनिक प्रयास के बाद उसे आचार्य जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य एक वृद्ध व्यक्ति थे। गौरवर्ण चेहरे पर तेज आंखें, मानो हर क्षण कुछ अप्रत्यक्ष को देखने की चेष्टा कर रहा हो। वाणी प्रभावशाली, नाम कुलभूषण, रसायन शास्त्र के प्रख्यात ज्ञाता। शुगम तुरंत साष्टांग दंडवत करता है। आचार्य जी उसे उठाकर गले से लगा लेते हैं और उसका परिचय पूछते हैं। वह अपने को रसायन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में परिचित देता है। दोनों में रसायन शास्त्र के विषय में साधारण बातें होती है। फिर आचार्य जी उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ ले जाते हैं। शुगम के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आते हैं। आचार्य जी शायद उसके उत्तर से संतुष्ट हुए और आगे की शिक्षा के लिए उपयुक्त मान लिया। आश्रम में शुगम काफ़ी लोकप्रिय हो गया। कई उसके बंधु और सखा बन गए। आश्रम में लड़कियां और युवतियां भी थीं। उनके रहने खाने पीने की अलग व्यवस्था थी। कुछ विशेष अवसरों पर ही युवकों और युवतियों को एकत्रित होना संभव होता था। आश्रम में एक पड़ोसी राज का राजकुमार भी था। उसे ज्ञात हुआ कि राजकुमार राजकुमारी सुकन्या से प्यार करता था और उससे विवाह भी करना चाहता था, परंतु राजकुमारी सुकन्या को उसमें कोई दिलचस्पी न होने की वजह से काफ़ी दुखी रहता था। आचार्य से उसके मित्रवत संबंध थे। इसकी वजह उसका राजकुमार होना था। शायद आश्रम के सभी क्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। जंगली जानवरों और विशेषता सांपों में उसकी विशेष दिलचस्पी थी। यही शुगम के सबको थोड़ी सी जमीन मिली। वह गहन छानबीन करने में व्यस्त रहने लगा। छानबीन के दौरान ही उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ एक शेर ऐसा भी है जो आचार्य महोदय की आज्ञा पर किसी मनुष्य का भी शिकार कर सकता है। अब उसके उत्साह में वृद्धि हुई। वह तत्परता से अपने कार्य में निपुणता हासिल करने मगन हो गया। एक दिन हठात आचार्य जी के साथ भ्रमण करते हुए उसने एक डिब्बी में वैसा ही सुनहरा सांप देखा जैसा उसने राजकुमारी के वस्त्र से निकलते देखा था। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह बहुत ही जहरीला सांप है। यह हल्की नमी वाले स्थान पर पाला जा सकता है।
यह अपने मालिक से बहुत प्यार करता है और उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लोगों से बातें करने पर पता चला कि आचार्य जी इस सांप को किसी भी स्त्री की यौन में स्थापित कर सकते हैं बिना उसे नुकसान पहुंचाए। उन लोगों ने उसे यह भी बताया कि ऐसा किसी अविवाहित राजकुमारी के साथ उसकी इच्छा या उसके पिता की इच्छा से करते हैं। इतना प्रमाण शुगम के लिए बहुत था। फिर भी वह वहां रहकर पड़ोसी राज के राजकुमार और आचार्य जी के संबंधों के बारे में पता लगाना चाहता था। कुछ दिन और व्यतीत करने पर उसे ज्ञात हुआ कि आचार्य जी का और राजकुमार का गहरा संबंध है। आचार्य जी को पड़ोसी राज में एक आलीशान घर और थोड़ी सी जमीन राजकुमार के पिता से उन्हें पहले से ही प्राप्त है और उनकी पत्नी और पुत्र अभी वहीं रह रहे हैं। इतनी जानकारी शुगम के लिए पर्याप्त थी। संकेत के अनुसार उनका काम शायद पूरा हो गया था। उनके अनुसार शुगम यानी राजकुमारी के पति के जीवित बच जाने की जानकारी उनके पास नहीं थी और बहुत जल्द अब शायद आचार्य जी भी देश छोड़कर पड़ोसी राज में बसने की तैयारी में लगे थे। इसलिए उससे पहले महाराज को सूचित करना अति आवश्यक था। शुगम सेना के एक अधिकारी को निगरानी के लिए वहां छोड़कर एक द्रुत गति से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हो अपने एक अंगरक्षक को साथ ले गुप्त मार्ग से महल की ओर निकल पड़ा। संध्या बीतते बीतते वह राजमहल पहुंच गया और अति शीघ्र महाराज के प्रणिधान के समक्ष प्रस्तुत हो गया। महाराज से सारी बात बताई, प्रमाणिक साक्ष्य दिखाए और आग्रह किया कि आचार्य को तुरंत बंदी बना लिया जाए। महाराज ने प्रधानमंत्री और सेनापति को उपस्थित का आदेश दिया। समाचार पर विचार से चर्चा हुई और तय किया गया कि आचार्य जी को गुप्त तरीके से अपहरण कर ही यहाँ लाया जा सकता है। इसके लिए कुशल योद्धा भेजा गया जो रात को ही आचार्य जी को बंदी बनाकर महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया। महाराज कृपा निधान की समझ आचार्य कुलभूषण था। महाराज आचार्य जी बोले, ये आपने क्या किया? अपने ही राज्य के साथ आपने देशद्रोह किया। कुलभूषण आचार्य बोले, महाराज इस तरह के बेतुके बोल आपके मुंह से शोभा नहीं देते। महाराज आप राज के महाराज हैं और मैं इसी राज्य में बसे एक आश्रम का कुलपति हूँ। मुझ पर ऐसे लाछन लगाना आपको शोभा नहीं देता। महाराज बोले, तो आप इस आरोप से इनकार करते हैं? कुलभूषण जी बोले, महाराज मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप मुझे इस तरह बंदी बनाकर राजमहल में एक अपराधी की तरह व्यवहार करें। महाराज महल में उपस्थित सैनिकों से शुगम प्रकाश, प्रधानमंत्री, प्रधान सेनापति और उन गुप्तचरों को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो जो इन्हें बंदी बनाने गए थे। सैनिक जाते हैं और कुछ ही देर में शुगम और बाकी सदस्य वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कुलभूषण शुगम को राजसी लिबास में देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुलभूषण बोले, शुगम से तुम तो मेरे शिष्य रह चुके हो। महाराज को बताओ कि मैं देशद्रोह नहीं कर सकता। कृपया निधान बोले, आचार्य जी आप जानते हैं कि यह कौन है? यही मेरा जमाई और सुकन्या का पति है। कुलभूषण बोले, परंतु समाचार तो यह मिला था कि सुकन्या का पति सर्पदंश से पीड़ित है और उसकी प्राण पर बन आई थी। तो ये युवक सुकन्या का पति कैसे हो सकता है? जी हाँ, महाराज ने कहा, आप सही कह रहे हैं। यही है वह युवक जिससे राजकुमारी सुकन्या का विवाह हुआ है। इसी युवक को मारने के लिए आपने सारे प्रयास किए थे और यही युवक षड्यंत्र का पता लगाने के लिए आपके आश्रम में आपका शिष्य बनकर रह रहा था। वहाँ की सारी क्रियाकलापों को स्वयं अपनी आंखों से देखा, प्रमाण जुटाया, तब मुझे सूचना दी और उसी सूचना के आधार पर आपको बंदी बनाया गया। अब आप अपनी धृष्टता स्वीकार करेंगे या किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? शुगम भी दोनों सांप की पिटारों को खोलकर रख देता है। अब आचार्य जी के सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है। वह रानी की तरफ देखकर याचना भरे स्वर कहते हैं, बेटा रूप, तुम तो जानती हो मुझे, महाराज से कहो ना, मुझे माफ़ कर दे। रूपमती जानती ही तो नहीं थी कि आप ही मेरे पुत्र के हत्यारे हैं और आप ही मेरे पुत्री का अनिष्ट चाहने वाले हैं। उसका जीवन बर्बाद करने का आप ही कारण भी हैं। आप ही हैं जिसने मेरे जमाई को 2 बार मरवाने की कोशिश की। भला हो कि इसी जमाई ने हमारी आंखें खोल दी और आपका सच हमें बताया। आचार्य कुलभूषण अब प्रश्न भरी आंखों से महाराज की तरफ देखते हैं। महाराज सैनिक को कुछ इशारा करते हैं। सेवक एक प्याले में दूध लाकर
आचार्य के पास रख देता है। आचार्य बोले, महाराज ये क्या है? महाराज बोले, आचार्य ये विष है। आचार्य महाराज बोले, क्या अन्य कोई विधि नहीं हो सकती? महाराज जी नहीं। आचार्य, मैं आपको फांसी देने की गलती नहीं कर सकता। इससे आश्रम की बदनामी होगी, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति अन्याय होगा, लोग उन्हें भी शंका की नज़रों से देखेंगे, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी लोग आदर नहीं करेंगे। इसलिए यही एक विधि बचती है। कृपया ये विष ग्रहण करें और हमें क्षमा करें। आपके बाद आपके उप आचार्य को वहाँ का कुलपति घोषित कर दिया जाएगा। आपने निजी कारणों से आत्महत्या की, यही प्रचारित की जाएगी। आपके परिवार के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि वो यहाँ इस राज्य में आना चाहेंगे तो आपके कुकृत्य को कभी प्रकट नहीं किया। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें। आचार्य कुलभूषण अनमने ढंग से विष का प्याला हाथ में लेते हैं और एक सांस में सारा खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं लुढ़क कर दम तोड़ देते हैं। जिन गुप्तचरों ने उन्हें गुप्त रूप से बंदी बनाकर यहाँ लाया था, उन्हीं लोगों ने उन्हें उसी तरह से वापस आश्रम में उनके कक्ष में रखा है। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। सुबह आश्रम के लोगों ने उन्हें मृत पाया। महाराज को सूचित किया गया। महाराज अपने मंत्री संग आए। शोक सभाएं हुई। उनके परिवार को बुलवाया गया। इज्जत के साथ उनका देह संस्कार हुआ। उप कुलपति को वहाँ का कुलपति घोषित कर दिया गया। आचार्य जी के लड़के को उनका सहायक नियुक्त किया गया। फिर जब सब कुछ समान हुआ तो पड़ोसी राज के उस कपटी राजकुमार की खोज हुई। आचार्य जी के लुप्त होते ही जाने कैसे उसे भान हो गया था। वह नज़दीक के गांव में यात्री बनकर ठहरा हुआ था। उसे पकड़कर मंगवाया गया और आनन फानन में उसे प्राण दंड दे दिया गया। पड़ोसी राजा को पता चला तो दूध भेजा, खरी खोटी सुनाने के लिए और आक्रमण की धमकी देने के लिए। परंतु महाराज ने साफ कह दिया कि एक राजकुमार की तरह मेरे समक्ष उपस्थित होता तो राजकीय स्थिति का तरह उसका सम्मान होता। वह एक गुप्तचर की तरह बिना सहमति के एक आम नागरिक के घर रह रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु की कोई सूचना राजा के पास नहीं है। इस तरह अपनी कुशाग्र वृद्धि से राजा न केवल अपनी पुत्री का मान रखा, बल्कि अपने राज पर भी कोई आँच नहीं आने दिया। उसके पश्चात राजकुमारी सुकन्या और सुगम प्रकाश कई दिनों तक अपना वैवाहिक जीवन का सुखानंद पूर्वक उठाते रहे। महाराज कृपा निधान के निधन के बाद सुगम वहाँ का राजा बना और अपने विवेक और बुद्धि से कई दिनों तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा।